So while taking Now any the last decision. environment, the last dimension of business environment is technological environment. Technological environment means environment which is related to technology. आज के टाइम में बिजनेस बिना टेक्नोलॉजी के नहीं चल सकता. इर्द गिर्द तुम्हारे हमारे बिजनेस के सारी जगह टेक्नोलॉजी है ही है. इट प्रोवाइड्स दिस टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स अ न्यू एंड एडवांस टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन कि तुम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो. टेक्नोलॉजी मार्केट में कितनी आई है और कितनी नहीं आई. वो क्या कह रहा है कि एक बिजनेस मैन को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में कितने ज्यादा अपग्रेडेशन आई है. अगर मुझे एक मशीनरी खरीदनी है तो पहले मैं ये देखूंगी यार लेटेस्ट मॉडल कैसा है. क्यों? बिकॉज ऑफ द टू रीजंस. एक, मेरी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट अच्छा होगा और दूसरा मैं कॉम्पिटिटर से लड़ पाऊंगी क्योंकि मेरे पास अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी से मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ तो कॉस्ट इफेक्टिव होगा तो मैं कॉम्पिटिटर से लड़ पाऊंगी. तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि मैं पहले एनवायरनमेंट में देख लूँ कि कितनी अपग्रेडेशन आई है, कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है. टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी अगर मैं देखूँ तो क्या है? तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स व्हाट? साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स, innovations, a new method, new techniques of operating a business, new ways to tackle the producing the goods. ये सारी innovation है, new, latest, upgraded. So that is technological environment. Am I clear about all the environment, all the dimension of business environment? That is social environment, political environment, economical environment, लीगल एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट. इसमें 1 मार्कर्स भी आते हैं, केस स्टडी भी आते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. यार ये फर्म्स, ये ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसा तो है नहीं अलग एक आइलैंड रह के रह रही है अकेली. एक वो एनवायरमेंट में सर्वाइव कर रही है, एनवायरमेंट के अंदर ले रही है तो उनको सारी एनवायरमेंट को कंसिडर करना होगा. अभी हम पढ़ के आए हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल. तो उन सारे एनवायरमेंट को कंसिडरेशन देनी पड़ेगी. वो कह रहा है वो क्यों दे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, उसको क्या फायदे होंगे, किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को, व्हाट दे विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट. द फर्स्ट वन इज एनेबल द फर्म to identify the opportunity and getting the first mover advantage. मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल होती हैं. अपॉर्चुनिटीज आर पॉजिटिव फोर्सेस विच आर देयर इन द एनवायरमेंट. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एनवायरमेंट को देखें और जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको ग्रैब करें. इससे पहले कॉम्पिटिटर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले, हम आइडेंटिफाई करके हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज लें. फॉर एग्जांपल मारुति ने जब ये देखा था, सबसे पहले मारुति 800 छोटी आई, उद्योग ने देखा ना, अभी नैनो आई यार लेटेस्ट. नैनो ने क्या एनालाइज किया कि एक न्यूक्लियर फैमिली को गाड़ी चाहिए, अफोर्ड नहीं कर सकते. मैंने मार्केट में जाके देखा और देखा कि नहीं यार सब के सब 70-80 हज़ार तक एक 2 व्हीलर ले रहे हैं तो बेटर मैं 1-1.25 लाख तक गाड़ी कर दूं. तो उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया इस चीज का कि यार मैंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा. अभी मैं तुम्हें आज के लेटेस्ट से थोड़ा सा वो बताती हूँ. जब कोविड तो हमारे पास इंडिया में मार्च में आया, राइट, बट ऐसा तो है नहीं धप्पा आके कर दिया. कोविड चल तो नवंबर दिसंबर से रहा था, सारे न्यूज चैनल्स पे चल रहा था. यार जिसने बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज किया और उसने ये अपॉर्चुनिटी देखी कि आने वाले वक्त में मास्क, सैनिटाइजर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है, तो उसने क्या करा, उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया और उठा के इंपोर्ट करवा लिए जनवरी में ही कि मेरे पास माल आ जाएगा फरवरी तक, मार्च तक. जो पहले जिन्होंने मास्क और सैनिटाइजर्स में एंटर किया था दे विल गेट बेनिफिट. उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया. जो बाद में आए दे डिड नॉट गेट एज एडवांटेज एज द ऑलरेडी द फर्स्ट मूवर गेट, राइट. दो सेकेंड वन इज इट हेल्प्स द फर्म to identify the threats and warning signals as well. अभी ऊपर वाले में अपॉर्चुनिटी थे तो थ्रेट्स आर द नेगेटिव एक्सटर्नल फैक्टर्स. मतलब जो प्रॉब्लम्स, जो हिंड्रेंस आने वाली हैं, जो थ्रेट्स आने वाली हैं हमारे बिजनेस के लिए, वो पहले ही क्या कर लो, एनालाइज कर लो. ऊपर तो हम अपॉर्चुनिटीज एनालाइज कर रहे थे, नीचे कह रहे हैं थ्रेट्स. अब
पीप कर रहे हो बिजनेस एनवायरनमेंट में, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे हो, तो कुछ पॉजिटिव्स हाथ में आएंगे और कुछ नेगेटिव्स हाथ में आएंगे। अगर पॉजिटिव हाथ में आए तो उनको अपॉर्चुनिटी समझ के ग्रैब कर लो, और अगर नेगेटिव हाथ में आए तो उन्हें वार्निंग सिग्नल लेके उनको ठीक करने की कोशिश करो कि यार इसमें नहीं होना। अभी मैं कोविड के एग्जाम्पल को अगर फॉलो करूं तो जिसने मान लो जून 2020 में सोचा यार मैं भी मास्क इंपोर्ट करता हूँ, मैं भी सैनिटाइजर का काम करता हूँ, तो उसने जब एनालाइज करा तो उसने कहा नो 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 नो, अब घुसने का फायदा नहीं है, ये तो मेरे लिए थ्रेट हो जाएगा। अभी ऑलरेडी इतने सारे कॉम्पिटिटर हैं, बेटर जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ वही करूँ, इसमें इन्वेस्ट ना करूँ। तो उसने एनालाइज करा ना कि नहीं, मेरे को इसमें घुसने का फायदा नहीं है। Am I clear? Now next is it helps in tapping useful resources. यार जो resources बिजनेस को मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं? एनवायरमेंट से तो मिल रहे हैं ना। वो क्या कर रहा है, अगर मैं बिजनेस एनवायरमेंट को एक एनालाइज करके करूंगा, उसको रिस्पेक्ट करके रखूंगा, तो रिसोर्सेज भी तो वही दे रहा है ना। कैपिटल कौन दे रहा है, रॉ मटेरियल कौन दे रहा है, लेबर कहाँ से आ रहा है, सब कुछ ये बिजनेस एनवायरनमेंट में से तो आ रहा है ना। वो कह रहा है जो हम इनपुट लगा रहे हैं वो रिसोर्सेज जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट में से ले रहे हैं, और हम दे भी क्या रहे हैं, बदले में क्या दे रहे हैं, हम आउटपुट दे रहे हैं ना, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं कस्टमर को, गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहे हैं, इन्वेस्टर्स को हम अपना रिटर्न दे रहे हैं। वो हम क्या कर रहे हैं, वी आर tapping the useful resources. So, in order to know the availability of resources in the business and making them available to the people on time, knowledge of business environment is necessary. हमें business environment की knowledge होना ज़रूरी है, तभी हम अवेलेबल कर सकेंगे अपने पास रिसोर्सेज और दूसरों को दे सकेंगे। जब हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज होगी तभी हम कर सकेंगे। Am I clear? Now the next importance is it helps in coping with rapid changes. बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है कि जो चेंजेस मार्केट में आ रहे हैं ना उनको हम अडेप्ट कर पाएं, एक्सेप्ट कर पाएं। गाइस, बिजनेस एनवायरनमेंट इस वक्त इतना ज़्यादा डायनेमिक इन नेचर है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बहुत ज़्यादा स्पीड पे वो चेंज हो रहा है। तो क्योंकि अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को इंपॉर्टेंस दूंगी ना, उसको एनालाइज करके रखूंगी, तो मैं जो मार्केट में चेंज होंगे उसको एक्सेप्ट करने की स्टेबिलिटी बना लूंगी, उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता बना लूंगी कि नहीं कोई बात नहीं, चेंज आ रहा है, आई विल एक्सेप्ट। बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। यार ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये हम पहले फेस टू फेस ऑनलाइन किसी ने सोचा भी नहीं था, बट ये क्या हुआ, एनवायरनमेंट चेंज हो गया। छोटे से छोटा बच्चा जो स्कूल गया ही नहीं उसने सीखा ही यही है कि शायद पढ़ाई होती ही ऐसे है। चेंज आया ना और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। पहले मैं भी ऑनलाइन नहीं पढ़ाती थी, बट मैं पढ़ा तो पिछले 13-14 साल से रही हूँ, लेकिन क्योंकि कोविड आया सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो गया, तो सारे बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या हुआ, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया। सारे बिजनेस आज के टाइम में क्या हो गए हैं, डिजिटल। तुम्हें सब्जी चाहिए तो वो डिजिटली आ सकती है, तुम्हें ज्वेलरी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, तुम सब कुछ डिजिटल वो पे में कर सकते हो। कहीं पे भी कोई भी कहीं पे भी बैठा है। अब क्या हुआ, ये सब कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज। और जिन बिजनेस ने पहले ही एनवायरनमेंट को पीप करके रखा था, देख के रखा था कि नहीं आगे और भी बढ़ेगा, तो वो चेंज को एक्सेप्ट करने में आसान रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट फीचर, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को तुम एनालाइज करके रखोगे तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि जब तुम प्लानिंग करोगे ना, जब तुम अपनी पॉलिसी बनाओगे तो तुम बिजनेस एनवायरनमेंट को कंसिडर करके बनाओगे। तो तुम्हारी प्लानिंग का मतलब क्या होता है, पीपिंग इनटू द फ्यूचर, फोरकास्ट करना। तो इट विल हेल्प इन प्लानिंग मेकिंग, इट विल हेल्प यू इन मेकिंग द डिसीजन फॉर योर बिजनेस। ये मैंने डिसीजन लिया ना कि यार अब सब कुछ डिजिटलाइज है, सब नॉर्मल हो चुका है, तो डिजिटल पढ़ाना में कोई भी नेगेटिव नहीं है, एवरीवन इज क्लियर। और जो नेगेटिव फेस टू फेस के हैं वो हम माइनस कर रहे हैं, हम फेस टू फेस क्लासेस देंगे, हम हार्ड कॉपी देंगे नोट्स की। तो हमने क्या करा, हमने अपना प्लान इस हिसाब से करा कि हम ऑनलाइन तो पढ़ाएंगे, बट जो ऑफलाइन में पॉजिटिव थे वो हमने ऑनलाइन में भी डाल दिए।
तो क्या करा मैंने, प्लान किया ना, आई प्लान अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरमेंट एनालिसिस। मैंने एनालिसिस करते हुए अपनी प्लानिंग बनाई, अपनी पॉलिसी बनाई। मेरी पॉलिसी है मैं हार्ड कॉपी ही दूंगी, हमारे उसकी पॉलिसी है कि हम हार्ड कॉपी ही नोट्स देंगे, हार्ड कॉपी केस स्टडी देंगे, हार्ड कॉपी और 1 मार्कर देंगे, ताकि बच्चे को एक मोनोटोनस फीलिंग ना आए फोन से पढ़ के। आई एम क्लियर विद द पॉइंट कि यस, ये प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में भी बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है। द लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को कंसिडर करके चलूंगी तो मेरी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी, प्रेजेंट भी और आगे फ्यूचर के लिए भी। यार मैं बार बार तुम्हें क्यों कहती हूँ डू कमेंट मी, वाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। अगर मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट, मेरे लिए तुम क्या हो, मेरे लिए तुम बिजनेस एनवायरनमेंट हो ना, मेरे लिए तुम कस्टमर हो। मेरी सोशल एनवायरनमेंट में जो इशू आएगा अगर मुझे कमेंट बॉक्स में पता चलेगा तो आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। वो वही कह रहा है, अगर बिजनेस में बार बार किसी ने कहा कि यार जो मिल्क है ना वो हमें टेट्रा पैक्स में नहीं चाहिए, पॉली बैग्स में चाहिए, बार बार एनवायरनमेंट में हमने एनालाइज किया कि सजेशन बॉक्स में आ रहा है, तो मैंने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करा क्योंकि मेरे कस्टमर ये चाहते हैं। तो यस, बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग योर करंट परफॉर्मेंस एज वेल एज योर फ्यूचर परफॉर्मेंस। सो प्लीज वीडियो देखो मत, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, ताकि मेरे लिए एक पॉजिटिव वे हो, मैं इम्प्रूव कर पाऊं इफ आई एम लैकिंग एनीवेयर। Am I clear about all the importance of business environment? तुम्हें business environment का मतलब पता है, तुम्हें उसके features पता है, तुम्हें उसके dimensions पता है और तुम्हें उसकी importance पता है। कुल मिला के तुम्हें ये पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कैसे करना चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज CS रश्मि जैन and today in this part of video we will going to study about the economic reforms। मतलब इकोनॉमी में बदलाव, रिफॉर्म क्या हुआ, बट कब? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आने के बाद इकोनॉमी में क्या रिफॉर्म्स आए। हमने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के बारे में 11th क्लास में भी पढ़ा है और तुमने अपने दूसरे सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक में भी पढ़ा होगा। तो जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आए तो उससे पहले इकोनॉमी की सिचुएशन अलग थी और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आने के बाद सिचुएशन अलग हुई। इकोनॉमी में बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारे चेंजेस आए। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या फीचर्स थे, क्या हुआ ऐसा कि इकोनॉमी बदल गई? सबसे पहले क्या हुआ, हमारी सारी जो इंडस्ट्रीज थी, मैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पहले की बात कर रही हूँ, जो भी अगर हम लोग इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते थे तो देयर आर लॉट्स ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम, हमें ये चाहिए, ऐसे करना है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। बट नाउ आफ्टर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 ओनली 5 इंडस्ट्रीज आर केप्ट अंडर लाइसेंस स्कीम्स। मतलब सिर्फ और सिर्फ 5 इंडस्ट्री रखी गई कि अगर इन 5 में तुम्हें एंटर करना है तो तुम्हें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज यू आर फ्री। तुम फ्री हो, तुम कोई भी इंडस्ट्री में, कोई भी लाइन में, किसी में भी चूज कर लो, कोई लाइसेंस सिस्टम नहीं है। तो यानी कितना रिलैक्सेशन फील हुआ। तो सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज रखी गई। गाइस तुम्हारी NCERT में किसी में 6 लिखा होगा, किसी में कुछ, बट एट प्रेजेंट ये 5 है। और सच्ची बताऊं, जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई थी ना तो ये 18 इंडस्ट्रीज थी। मतलब पहले 18 इंडस्ट्रीज रखी गई कि सिर्फ इन 18 के लिए हमें लाइसेंस लेने की जरूरत है और सारी फ्री हैं। वो 18 से घटते 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 आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज ऐसी रह गई हैं जिनके लिए हमें लाइसेंस लेना जरूरी है इफ वी वांट टू एंटर into that industry, otherwise we are free. The next, only and only 2 sectors are kept, 2 industries are kept for public sector। मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 जो पब्लिक सेक्टर का रोल था ना, I will say the role of public sector are restricted to only 2 industries। सिर्फ और सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज को छोड़ के और सब में प्राइवेटाइजेशन आ सकती है, प्राइवेट बंदे घुस सकते हैं। मतलब रेलवे और एटॉमिक एनर्जीज को छोड़ के, रेलवे और एटॉमिक एनर्जी वाले सेक्टर में हम एंटर नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड है, वो रिजर्व्ड है फॉर गवर्नमेंट।
सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट ही रेलवे चला सकते, तुम अपनी रेलवे नहीं चला सकते। एटॉमिक एनर्जी वाला चीज सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। ये सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसका रोल रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, और सारे इंडस्ट्रीज में, सारे सेक्टर्स में हम घुस सकते हैं। वी आर फ्री टू एंटर। गाइज मैं फिर बोलूंगी, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में 3 इंडस्ट्रीज दिया होगा, बट आज के टाइम में ये सिर्फ और सिर्फ 2 इंडस्ट्री हैं। और अगर मैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब पास हुई थी 1991 में, तो शायद ये 5 या 6 इंडस्ट्रीज थी जिसमें गवर्नमेंट का रोल रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, मतलब प्राइवेट बंदे नहीं घुस सकते थे। आज के टाइम में द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टूवर्ड्स ओनली 2 companies, और तो और disinvestment was carried out in many public companies। मतलब disinvestment का मतलब क्या है कि पब्लिक जो कंपनीज थी ना, जो गवर्नमेंट रन कंपनीज थे, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट होनी शुरू हो गई। मतलब जो शेयर्स गवर्नमेंट कंपनी से, पब्लिक सेक्टर से उठा के प्राइवेट को दे दिए गए, मतलब अपनी कंपनी में से डिसइन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि हमने अपना शेयर्स, मतलब गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी का शेयर्स निकाल के प्राइवेटाइज्ड करते गए। क्यों? पता है, बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज, मतलब बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स, पब्लिक कंपनीज क्या थी, दे आर गोइंग इन लॉसेज, दे आर सिक कंपनी मतलब बीमार कंपनी, मतलब चल ही नहीं रही है। तो उठा के उनमें क्या करनी शुरू कर दी, डिसइन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। मतलब उन्होंने अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया प्राइवेट बंदों के कि तुम संभाल लो। अगर ऐसा करेंगे तो उन्होंने प्राइवेटाइज्ड को थोड़ा वास्ट एक वो दे दिया ना प्लेटफॉर्म, कि तुम कर लो, हम पीछे हट रहे हैं। और इनफैक्ट जिस गवर्नमेंट कंपनी में से 51% शेयर से ज्यादा ट्रांसफर हो जाए तो उसमें तो गवर्नमेंट फिर मेजर बंदा रहेगा ही नहीं, वो कौन हो जाएगा, प्राइवेटाइज्ड। द नेक्स्ट रिफॉर्म इन द इकोनॉमी वाज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन कैपिटल वाज लिबरलाइज्ड। फॉरेन कैपिटल का मतलब क्या होता है, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहले FDI अलाउड नहीं था। 1991 से पहले तुम बाहर से पैसा नहीं उठा सकते थे। बाहर की कंपनी प्रॉपर यहाँ पर आके 100% अपना ब्रांच, अपनी कंपनी नहीं खोल सकती थी। मतलब फॉरेन कैपिटल अब 1991 के पास क्या कर दी गई, लिबरलाइज कर दी गई। और सही बताऊं तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज या बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें 100% FDI अलाउड है। एक बात बताऊं, अगर ये 1991 से पॉलिसी थोड़ी सी पहले आ जाती ना, तो विजय माल्या जो किंगफिशर के थे वो इंसॉल्वेंट होने से बच जाते, क्योंकि उन्होंने 1991 से पहले बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज FDI अलाउड कर दो, मुझे बाहर के बंदे पैसे देने के लिए रेडी हैं, दे आर रेडी टू गिव मी, मेरी किंगफिशर बच जाएगी। बट FDI का कोई लॉजिक नहीं था 1991 से पहले। 1991 के बाद आया FDI, तब तक विजय माल्या सर इंसॉल्वेंट हो चुके थे, दिवाला निकल चुका था। तो अब FDI अलाउड है, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अलाउड है, लिबरलाइज कर दिया गया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के आने के बाद। नेक्स्ट वन इज ऑटोमेटिक परमिशन वाज ग्रांटेड इन साइनिंग द टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट विद फॉरेन कंपनीज। वो कह रहे हैं पहले अगर टेक्नोलॉजी चाहिए थी तो तुम्हें प्रॉपर एक एग्रीमेंट करना चाहिए पड़ता था, प्रॉपर एक प्रोसीजर के साथ गुजरना पड़ता था। बट अब न्यू रिफॉर्म्स के अंदर ऑटोमेटिक परमिशन है। अगर तुम किसी के साथ कोलैबोरेशन करते हो, टेक्नोलॉजी लेते हो, ऑटोमेटिक परमिशन इज देयर। द लास्ट वन इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FIPB सेटअप करा गया। क्यों सेटअप करा गया? एक मंदिर है, एक ही संस्था है टू प्रमोट, किसको प्रमोट करने के लिए, प्रमोट एंड ब्रिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ये FIBP क्या करता था, ये प्रमोट करता था, हाँ बाहर से पैसा मंगवाओ, प्रमोट करता था। और कीप एन आई कि जो बाहर से बंदे आते थे, FDI करते थे, उनके ऊपर आय रखता था, एक चेक रखता था, क्या वो सही है। एक सेटअप तो बिठाना पड़ेगा ना अगर तुम FDI अलाउड कर रहे हो। तो दीज ऑल आर रिफॉर्म्स आफ्टर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। अगर तुम ये सारी रिफॉर्म्स तो बहुत सारी आई थी, but we are studying the economic reforms from the business perspective कि business पर, इंडस्ट्रीज पर क्या क्या रिफॉर्म्स आई। अगर हम ये सारी की सारी रिफॉर्म्स देखें तो हम क्या कह सकते हैं, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी want to promote what is the objective of new industrial policy? That is liberalization,
प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसका ऑब्जेक्टिव या उसका प्रमोट ये करना चाहता था कि एलपीजी आ जाए, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आ जाए हमारे इंडिया में। मैम, व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन? हैव अ लुक ओवर द फर्स्ट। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइज करना मतलब फ्री करना। किसको फ्री करना? किसको किससे फ्री करना? फ्रीइंग द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, बिजनेस इंडस्ट्री और उनके बिजनेस को फ्री करना। किससे? फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस। जो उनके ऊपर अननेसेसरी कंट्रोल्स और रिस्ट्रिक्शंस वो जकड़े रहते थे ना, कि अगर ये करना है तो भी परमिशन लेनी है, ऐसे करना है तो भी परमिशन लेनी है, अरे कितनी परमिशन ले, वो इरिटेट हो जाता था। नाउ ऑल द इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ऑल द बिजनेस इन इंडिया आर फ्री। उनके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल कठपुतलियों जैसे नहीं नचा रहे हैं। नाउ दे आर फ्री, दे कैन डू, बट फ्री इन व्हाट सेंस? पहला तो अभी हम पढ़ के आए ना, क्या? एबॉलिशिंग लाइसेंस स्कीम, मतलब बहुत सारी चीजों पे जो लाइसेंस स्कीम थी वे अबॉलिश कर दी, मतलब तुम्हें फ्री कर दिया ना, तुम्हें फ्री कर दिया गया। एंड ऑल्सो गिव फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ द बिजनेस। मैम, मतलब ये तुम्हें बहुत वियर्ड लगेगा क्योंकि अभी तुम नए जमाने के बच्चे हो, बट 1991 से पहले तुम्हारा बिजनेस का कितना स्केल रहेगा? छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा। तुम्हारी इतनी कैपेसिटी और तुम इतने भी कर सकते हो, बट तुम रिस्ट्रिक्टेड थे। बट नाउ आफ्टर द लिबरलाइजेशन यू आर फ्री टू डिसाइड योर बिजनेस स्केल। तुम अपने बिजनेस का स्केल अपने आप डिसाइड कर सकते हो। मीन्स इफ यू वांट टू ग्रो, इफ यू वांट टू एक्सपैंड, यू कैन। बट 1991 से पहले नहीं होता था। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कान खड़े हो गए, क्या पढ़ा रही है? यस, 1991 से पहले तुम्हारे प्रोडक्ट का क्या प्राइस रहेगा वो भी तुम लिबरलाइज नहीं थे, गवर्नमेंट की उसमें भी टांग अड़ती थी। बट अब 1991 के बाद यू आर फ्री दैट यू कैन फिक्स योर प्राइस ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज। अब तुम अपने प्राइस क्या रखना है अपने गुड्स एंड सर्विसेज का तुम डिसाइड कर सकते हो। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसीजर इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। पहले यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने ना इक्के दुक्के होते थे इंपोर्ट एक्सपोर्टर। आज के टाइम में हर नुक्कड़ पे इंपोर्टर एक्सपोर्टर है। क्यों? रीजन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसीजर। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं, इफ यू वांट टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक सिंपल सा प्रोसीजर है, बट पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था। नेक्स्ट, रिडक्शन इन द टैक्स रेट्स। अर्लियर 1991 से पहले टैक्स रेट्स इतने ज्यादा होते थे, कोई कहेगा भाई जॉब ही कर लो, बिजनेस में नहीं घुसना। बट अब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आने के बाद टैक्स रेट्स भी घटा दिए गए। तो हम कह सकते हैं, सो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेक इट इजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। वो टेक्नोलॉजी, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इजियर है टू अट्रैक्ट। हम अब लिबरलाइजेशन आने के बाद it make it easier, very easier to attract foreign capital, foreign technology in India। ये liberalize हो गया, हम free हो गए पूरे के पूरे। बिजनेस इंडस्ट्री पे अब बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है, that is liberalization। Next one is privatization। Privatization का मतलब क्या है? Giving greater role to the private sector in nation building process and reducing the role of पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा दिया गया और पब्लिक सेक्टर का रोल घटा दिया गया, ताकि हमारा जो नेशन है वो बिल्ड कर पाए, ग्रो कर पाए। अभी हमने रिफॉर्म्स के उस फीचर्स में क्या पढ़ा था? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का क्या था? मतलब पब्लिक सेक्टर के शेयर्स ट्रांसफर करते गए हम प्राइवेट सेक्टर में, मतलब प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा दिया और पब्लिक सेक्टर का रोल घटा दिया। जो कंपनीज बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की नहीं चल रही थी, सिक थी, उनको क्या कर दिया गया? प्राइवेटाइज कर दिया गया। उस कंपनी के शेयर्स किसको बेच दिए गए? प्राइवेटाइज्ड बंदों को। तो हमने क्या करा? प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा रोल दिया ताकि हम सरवाइव कर पाए। जो सिक कंपनीज हैं, लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, उनको भी प्राइवेटाइज्ड बंदों ने क्या कर दिया? प्राइवेटाइजेशन आने की वजह से उनको भी एक प्रॉफिट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। पहले ना गवर्नमेंट की टांग बहुत ज्यादा अड़ती थी, हर जगह गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर। अब सारी जगह प्राइवेटाइज। अब तुम देख रहे हो ना यार, पहले अगर मैं फोन की बात करूं तो सिर्फ दो ही होते थे, BSNL और MTNL आई सपोज। बट आज के टाइम में वो टेलीकॉम सेक्टर किसके पास चला गया? प्राइवेटाइज्ड हो गया ना। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो।
जितने ज्यादा प्राइवेटाइज होते रहे हमें उतने ज्यादा ऑप्शंस मिलने गए, हमारी डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ती गई क्योंकि हमें वेराइटीज मिलने गई। अब हम डिमांडिंग हो गए प्राइवेटाइज आने के बाद। पहले गवर्नमेंट थी ना, अच्छा ये प्रोडक्ट, साबुन लेने जाओगे तो एक ही टाइप की साबुन मिलेगी, फोन लेने जाओगे तो एक ही टाइप का मिलेगा, बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, यू डोंट हैव एनी मच ऑप्शंस। बट प्राइवेटाइज होने के बाद हाँ ये नहीं और दिखा, नहीं नहीं ये बिस्किट्स नहीं, मुझे और बिस्किट्स दिखाओ, मतलब हर चीज में वैरायटी आ गई क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आ गई, क्योंकि एलपीजी आ गया। समझ आया प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? तो अब प्राइवेटाइजेशन आ गई तो सबके सब सही हो गए। जो सिक कंपनीज थी, जो लॉस मेकिंग कंपनीज थी, उनको BIFR के पास भेजा गया, मतलब बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के पास भेजा गया कि हमें रिकंस्ट्रक्ट कर दो, हम बीमार कंपनीज हैं, हमारा इलाज कर दो। और वो इलाज क्या था कि उनके शेयर्स, पब्लिक सेक्टर के शेयर्स जो सिक कंपनीज हैं, उनके शेयर ट्रांसफर कर दिए गए, दे दिए गए किसको? प्राइवेटाइज को। तो प्राइवेटाइजेशन आ गई। Am I clear about privatization? Now, next one is globalization. Globalization का मतलब क्या है? Globalization involves a greater level of interaction and interdependence among various nations of the global economy. वो कह रहा है जो ग्लोबल इकोनॉमी में इतने सारे नेशन हैं, उनके बीच में इंट्रैक्शन, उनके बीच में इंटरडिपेंडेंस शुरू हो गई। मतलब दे ट्रीट ऑल द वर्ल्ड, ऑल द मार्केट इकोनॉमी इन द वन प्लेटफॉर्म। मतलब उन्होंने एंटायर वर्ल्ड को एक सिंगल मार्केट में कन्वर्ट कर दिया। मीन्स देयर आर नो बाउंड्रीज नो रिस्ट्रिक्शंस, नो हर्डल इन ट्रेड। मतलब अगर मैं पूरे वर्ल्ड को लूं और उसमें बाउंड्रीज ना करके पूरा एक पेंट कर दूं तो सबको एक एंटायर वर्ल्ड को मैंने एक मार्केट ट्रीट कर दिया ना। ग्लोबलाइजेशन ने वही किया। मीन्स एनीवन कैन गो फ्रीली टू द अदर नेशन, टू द अदर कंट्री एंड इंटरैक्ट और डील कर ले। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, कोई भी बंदा जा सकता है, कोई भी बंदा इंपोर्ट कर सकता है, कोई भी बंदा एक्सपोर्ट कर सकता है, उनसे टेक्नोलॉजी ले सकता है, उनसे कैपिटल ले सकता है। मतलब ग्लोबलाइज कर दिया। डू यू रिमेंबर द मूवी पा में उसका कंपटीशन था, उसने क्या किया था? पूरे के पूरे ग्लोब को व्हाइट पेंट कर दिया था। क्या दिखा रहा है, क्या सिंबलाइज कर रहा है? कि देयर इज नो बाउंड्रीज, एवरीवन इज फ्री। ग्लोबलाइज कर लो, एक मार्केट हो गई। सो मीन्स ग्लोबलाइजेशन की वजह से देयर इज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्री फ्लो ऑफ पीपल, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजिकली एंड इंफॉर्मेशन, सब कुछ फ्री फ्लो हुआ। इनफैक्ट एक कॉमन गवर्नमेंट डिस्प्यूट सिस्टम भी सेटअप किया गया कि अगर कोई तुम इतना फ्री फ्लो करोगे, अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री से डील कर रही है और अगर कोई डिस्प्यूट आया तो ये मैकेनिज्म है जो उसको टैकल करेगा। सारी ग्लोबल गवर्नेंस पर्सपेक्टिव को लेकर हम रेडी थे कि अब हम फ्री हैं, अब हम एक दूसरे के साथ ग्लोबलाइज, मतलब हम एक मार्केट है, अब हम एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। दैट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ? अ सिंगल कंट्री कैन नॉट बिकम आइसोलेटेड। मतलब इंडिया को अगर आज की भाषा में कहूं तो क्वारंटाइन नहीं किया गया। मीन्स द इंडिया इज नॉट बीइंग आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरी वर्ल्ड तो आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है बट बेचारी इंडिया आइसोलेटेड है। नहीं, ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडिया का भी आइसोलेशन पीरियड, क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो गया। अब समझ आया कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ। नाउ वी आर क्लियर अबाउट LPG। L मतलब लिबरलाइज कर दिया, फ्री कर दिया। P मतलब प्राइवेटाइज कर दिया, ग्रेटर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर कर दिया। ग्लोबलाइज में क्या करा? सारे वेरियस नेशंस को एक प्लेटफॉर्म में रह दिया। एंटायर वर्ल्ड इज ट्रीटेड इन वन मार्केट। अब मैं कह रही हूँ ये जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, जो ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के बाद क्या इम्पैक्ट रहा? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी? इसका इम्पैक्ट, ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट रहा बिजनेस पर, क्या इम्पैक्ट रहा इंडस्ट्री पर? ये पॉलिसी आने के बाद बिल्कुल एंटायर बिजनेस इंडस्ट्री हिल गई और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए, क्या क्या इम्पैक्ट रहा मार्केट पे। हैव अ लुक ओवर देयर। तो अब हम देखेंगे क्या इम्पैक्ट आया इंडस्ट्री के ऊपर। ऑब्वियसली यार, जो इंडियन हैज टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े जब ये
इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ने पॉलिसी को चेंज करा. सो वी विल गोइंग टू स्टडी ऑल द इम्पैक्ट over the industry, over the business industry. The first one is they are saying increasing competition. हमारा जो कंपटीशन है मार्केट में वो बढ़ गया क्योंकि फॉरेन कंपनीज एंटर हो गई. फॉरेन कंपनी फ्री है कि वो आ सकती हैं, तो इंडियन मार्केट में हमारा खुद का कंपटीशन बढ़ गया. स्पेशली ये कंपटीशन पता है कैसे बढ़ा? पहले जो था टेलीकम्युनिकेशंस, एयरलाइंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये पब्लिक सेक्टर के पास थी. अब ये प्राइवेटाइज्ड हो गई तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया. देख रहे हो ना कैसे मारामारी चलती है वोडाफोन में, एयरटेल में, जियो में, ये सब लड़ने लग गए. कंपटीशन बढ़ गया. कंपटीशन बढ़ने की वजह से ये चीजों को सस्ता देने लग गए. यार आज से लगभग 2010 में हमें 400 रुपए में पूरे महीने के लिए 1 GB 2 GB मिलता था, जो आज के टाइम में तुम्हें पर डे पे मिलता है, वो भी कम उसमें, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया. द नेक्स्ट इम्पैक्ट इज मोर डिमांडिंग कस्टमर. आज के टाइम में कस्टमर की डिमांड जो है वो बहुत ऊंची हो गई है. क्यों? क्योंकि दे हैव लॉट्स ऑफ चॉइसेस, वाइडर चॉइसेस हो चुके हैं, एंड दे आर नाउ इन अ कंडीशन दैट दे विल नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज इन द क्वालिटी. अब वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. पहले तो बैग उठाया, जो मार्केट में मिला वो उठाए और ले आए, बट अब नहीं ये नहीं, ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए. क्यों? क्योंकि वाइडर चॉइस हमारे पास होने लग गई. पहले एक बंदा एक चीज की सिर्फ 2 या 3 ऑप्शंस होते थे. ब्रश करने के लिए अगर टूथपेस्ट चाहिए तो कॉलगेट ही है. आज के टाइम में कॉलगेट, पेस्टोडेंट, सेंसोडाइन, टूथ मंजन, पता नहीं कितने सारे ऑप्शंस हैं. तो डिमांड बढ़ गई ना. क्यों डिमांड बढ़ी? ऑप्शंस बढ़ गए तो हम भी डिमांडिंग हो गए. तो यस, the impact is more demanding customer. The next impact is rapidly changing technological environment. वो कह रहा है technological environment बहुत जल्दी rapidly change होने लग गया. क्यों? इंक्रीज कंपटीशन हो गया. फॉरेन मार्केट्स वाले आते रहे तो इंडियन मार्केट को सरवाइव करना था, तो उनको अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी थी. मींस दे हैव टू अपग्रेड देयर मशीन्स, देयर प्रोसेस, देयर गुड्स एंड सर्विसेज. उनको भी इनोवेशन आनी थी, वो टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करने लगे. तो टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा वास्ट चेंज आया. 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G. ये क्या हो रहा है? ये कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से टेक्नोलॉजी क्या हो रही है? बहुत ज्यादा रेपिटेडली इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है. पहले बड़ा वाला मोटा टीवी आता था, फिर LCD हुआ, LED हुआ. ये क्या हो रहा है? ये टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है. और ये टेक्नोलॉजी क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि फॉरेन कंपनीज हमारे पास आ रही है, हमारे इंडिया में आ रही है, तो कंपटीशन बढ़ रहा है. तो यस, रेपिडली चेंजिंग इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट. द नेक्स्ट वन इज नेसेसिटी फॉर चेंज. अब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद देयर इज लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर चेंज. बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होने लग गई चेंज की. पहले जो इंडस्ट्री में देयर इज स्टेबिलिटी होती थी, मतलब स्टेबिलिटी इन द पॉलिसीज, इन द प्रोसेस, इन द प्रोसीजर, सब चीज में स्टेबलनेस थी. बट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद इज अ टर्बुलेंट चेंज, मतलब बहुत ज्यादा इनस्टेबल हो गई. मतलब उनको देयर ऑपरेशन नीड टू मॉडिफाइड एट एवरी टाइम. मीन्स कंटिन्यूअसली दे हैव टू मॉडिफाई देयर ऑपरेशन. क्यों? ताकि वो मार्केट को एक्सेप्ट कर पाए, मार्केट को वो चेंज दे पाए. तो यस, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ चेंज विद वेरी फास्ट स्पीड. पहले चेंज होता था रुक रुक के, बट अब तो दे हैव टू मॉडिफाई देयर ऑपरेशन वेरी कंटिन्यूअसली, वेरी फास्ट. नेक्स्ट वन इज देयर इज अ नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. यस, आफ्टर दिस पॉलिसी ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट था. पहले ना ट्रेन्ड पर्सनल नहीं थी. देयर इज इनएडिक्वेसीज ऑफ ट्रेन्ड पर्सनल. पढ़े लिखे और ट्रेन्ड पर्सन नहीं थे. बट पॉलिसी आने के बाद देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विच हैव ग्रेटर कमिटमेंट एंड ग्रेटर कॉम्पिटेंसीज उनके अंदर हो. क्यों? ताकि वो एक एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में हमें प्रोड्यूस करके दे सके. अब जो है पढ़े लिखे ट्रेन्ड वर्कर्स की, ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स की, ट्रेन्ड वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट होने लगी. दिस इज द इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन. मतलब अब ह्यूमन को पढ़ा लिखा जो अवेयर हो वो रिक्वायरमेंट होने लगी. नेक्स्ट इम्पैक्ट इज मार्केट ओरिएंटेशन. पहले कौन सा ओरिएंटेशन था?
पहले कंसेप्ट चलता था प्रोडक्शन मार्केट ओरिएंटेशन वाला कंसेप्ट चलता था। मतलब पहले प्रोड्यूस करते थे, फर्स्ट दे विल प्रोड्यूस देन गो टू द मार्केट एंड सेल देयर प्रोडक्ट। पहले कौन सा चलता था? प्रोडक्शन मार्केटिंग ओरिएंटेशन चलता था कि पहले प्रोड्यूस करो और फिर बेचो। बट पॉलिसी आने के बाद ये नहीं चला, अब हो गया मार्केट ओरिएंटेशन प्रोसेस। मतलब पहले मार्केट में जाओ, स्टडी करो, एनालाइज करो, देखो किसकी नीड है, देन कम बैक एंड प्रोड्यूस एंड देन सेल। अब ये मार्केट ओरिएंटेशन हो गया। मतलब किंग कौन बना? कस्टमर। कस्टमर्स आर द किंग ऑफ द मार्केट। कस्टमर को किंग माना गया कि नहीं, पहले मार्केट में जाएंगे, स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर प्रोड्यूस करेंगे। पहले तो जो बनता था वो बिकेगा, वो वाली चीज थी। जो बन गया ना भाई यही है, लेना हो ले वरना मत ले। बट अब के टाइम में ये नहीं चलता, मेरी रिक्वायरमेंट ये है तो तेरे को यही बनाना पड़ेगा, अब ये चलता है। सो प्रोडक्ट जो मार्केट है वो मार्केट ओरिएंटेशन हो गया है। मतलब जो बिजनेस है वो मार्केट के अकॉर्डिंग चलेगा। द लास्ट इंपैक्ट इज रिडक्शन इन बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर का बजटरी कंट्रोल हो गया। मतलब गवर्नमेंट जो अपने बजट में से निकाल के पब्लिक सेक्टर को देती थी वो अब रिड्यूस हो गया। अब बहुत ज्यादा बजट, बहुत ज्यादा पैसे नहीं देती, वो एक लिमिटेड स्टॉक देती है, लिमिटेड अमाउंट देती है, लिमिटेड बजट देती है। मतलब अब पब्लिक सेक्टर को अपने आप को फाइनेंस करना पड़ेगा, अपने आप की सर्वाइवल करनी पड़ेगी, अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा। मतलब अपने ही फंड को ऐसे यूटिलाइज करना है कि हमें अपने आप को सर्वाइव करना पड़ेगा। गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा फाइनेंशियल नेचर में। मींस रिडक्शन हो गया गवर्नमेंट का बजटरी कंट्रोल टू द पब्लिक सेक्टर। सो दे हैव टू यूटिलाइज देयर ओन रिसोर्सेज to survive in the market, to get grow in the market। अब गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है। सो पॉलिसी आने के बाद ये सारे इम्पैक्ट रहे बिजनेस इंडस्ट्री पे, बिजनेस की गवर्नमेंट्स वगैरह पर क्या हुआ इम्पैक्ट, ये सारा इम्पैक्ट हुआ। एम आई क्लियर अबाउट ऑल द इकोनॉमिक रिफॉर्म कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद क्या चेंजेस आए, एलपीजी क्यों आया, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा बिजनेस पर और इंडस्ट्री पर। The next topic we will going to take is demonetization। तुम्हें ये थोड़ा थोड़ा याद होगा demonetization क्या हुआ, क्या मतलब है। 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ, मिस्टर मोदी जी आए और उन्होंने अनाउंसमेंट करी। क्या अनाउंसमेंट करी कि अब 500 और 1000 के नोट को लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा। मींस सीजिंग द नोट्स एज अ लीगल टेंडर। हमने सीज कर दिया 500 और 1000 के नोट कि अब वो लीगली एक्सेप्ट नहीं होंगे। एक्सेप्ट, लेकिन ये चीज को एक्सेप्ट कर गया फॉर फ्यू स्पेसिफाइड पर्पस सच एज पेइंग यूटिलिटी बिल्स। इन सबको छोड़ के हमने सीज कर दिया कि हम 500 और 1000 के नोट एक्सेप्ट नहीं कर देंगे। नाउ दे आर नो मोर लीगल टेंडर। अगर मैं इन शॉर्ट कहूं तो 8 नवंबर 2016 को मार्केट में जितना भी पैसा था उसका 86% हमने क्या घोषित कर दिया, इनवैलिड। 86% ऑफ मनी इन सर्कुलेशन बिकम इनवैलिड, कि अब वो वैलिड नहीं है। सबके होश, सब पागल हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है, इज इट पॉसिबल, कैसे हुआ। उनका क्या एम था, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, व्हाट इज द एम ऑफ डीमोनेटाइजेशन। यार ऐसा तो नहीं है ये स्टेप ऐसे ही ले लिया गया। इंडिया में पहली बार हुआ है डीमोनेटाइजेशन के लीगल टेंडर्स बंद कर दिए गए, इनवैलिड माने गए। तुम्हें देखा है पुराने 100 रुपए के नोट आज भी चलते हैं, उसे हम आज भी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ लीगल टेंडर है। लेकिन पहली बार 500 और 1000 के नोट को लीगल टेंडर से सीज कर दिया गया। उनका एम क्या था, टू कर्ब करप्शन। इतनी ज्यादा करप्शन हो चुकी थी, उसको कर्ब करने के लिए, खत्म करने के लिए हमें डिमोनेटाइजेशन का स्टेप उठाना पड़ा। फेक यूज ऑफ दिस हाईली डेमोन्स्ट्रेटेड जो नोट्स थे उनका फेक यूज होता था फॉर इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटी समझ रहे हो, टेररिज्म को सपोर्ट करना, इनके लिए ना फेक बहुत सारे नोट छपते थे 500 और 1000 के। वो को उनका एम था कि उनको हम खत्म कर दें। और तो और बहुत ज्यादा ब्लैक मनी जो थी वो मार्केट में सर्कुलेट होती थी। ब्लैक मनी का मतलब जिसपे टैक्स नहीं पे किया गया, अंडर द टेबल ले जाते हैं, और वो ब्लैक मनी होती है, ऑन पेपर्स नहीं होती। वो ब्लैक मनी ना बंदों की घरों से निकालनी थी।
तो ये क्यों हुआ? ये डीमोनेटाइजेशन हुआ इन सब के कारण। डीमोनेटाइजेशन की वजह ही यही थी कि हम ब्लैक मनी जो मार्केट में है, ब्लैक मनी का मतलब क्या है? मार्केट में मान लो कुछ पैसा है, उसमें से कुछ पैसा ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो गया, मतलब अब उसके ऊपर टैक्स पे नहीं गया, वो तिजोरियों में घरों में बंद है, वो मार्केट में तो आ ही नहीं रहा ना। मार्केट जो है वो सुकुड़ती जा रही थी, उसमें जो लिक्विड मनी था वो सुकुड़ता जा रहा था, तो वो सारा ब्लैक मनी निकालना बहुत जरूरी था। डीमोनेटाइजेशन से क्या हुआ? अब वो वैलिड नहीं है, अब वो वैलिड नहीं है तो उन्होंने क्या कहा? घबराओ मत, तुम हमारे पास आओ और डिपॉजिट करो वो 500 और 1000 के नोट, और बदले में हम तुम्हें नए नोट क्या कर देंगे? इशू कर देंगे। तो अगर एक बात मानो, फॉर एग्जाम्पल मेरी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, तो मैं 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से जितना मेरा बनता होगा उतना ही तो मैं कन्वर्ट करवा पाऊंगी ना। बट मान लो अगर मैंने अंडर द टेबल ब्लैक मनी बहुत सारी इकट्ठी कर ली है, अगर मैं वो जाऊंगी यार मेरी चेंज कर दो, तो मुझसे पूछेगा नहीं इतना पैसा कहाँ से आया, तो मैं पकड़ी जाऊंगी, ब्लैक मनी निकलने लग गया। तो उन्होंने कहा जिस जिसके पास ब्लैक मनी है कोई बात नहीं, टैक्स पे कर दो, कुछ पेनल्टी कर दो, तुम्हारी व्हाइट मनी कन्वर्ट हो जाएगी। क्या इकोनॉमी जो सिकुड़ चुकी थी अब वो थोड़ी बढ़ना शुरू हो गई। क्यों? डीमोनेटाइजेशन की वजह से। क्योंकि लोगों के पास इतना ब्लैक मनी जो था, उन्होंने सोचा यार कोई बात नहीं, 10 करोड़ है, 10 करोड़ में से 3 करोड़ हमने टैक्स पे कर दिया, 1 करोड़ पेनल्टी कर दी, एटलीस्ट 6 करोड़ तो बचेगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो वो 10 करोड़ मार्केट में आया, उसके पास 6 करोड़ डीमोनेटाइजेशन की वजह से व्हाइट मनी बन गया, 4 करोड़ गवर्नमेंट को मिल गया। तो क्या हुआ? इससे थोड़ी सी एक बढ़ गया कि टैक्स इवेजन मत करो, टैक्स को चुराओ मत, टैक्स को पे करो, और जिन्होंने नहीं पे कर रखा उनको हम नहीं बख्शेंगे, अब सारा का सारा हम हिसाब किताब लेंगे। लोगों ने बोरे भर भर के पैसे छुपा रखे थे जो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे निकल के आए। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन? हैव अ लुक ओवर द फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। तो पहला फीचर पढ़ते हैं। Demonetization is viewed as a tax administration measure. Cash holdings arises from declared income was rapidly deposited in the banks and exchanged for new notes, but those with black money had to declare their unaccounted wealth and pay taxes at a penalty rate. उन्होंने कहा डिमोनेटाइजेशन जो है वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरीके से मेजर किया गया। मैंने अभी बताया था ना क्या हुआ कि जो हमारे पास डिक्लेयर्ड इनकम है, जो हमारे अकाउंट्स में है, उतना तो जाके हमने एक्सचेंज करवा लिया, बट जो ब्लैक मनी घर में रखा हुआ है उसका क्या हुआ? अनअकाउंटेड वेल्थ जो है वो क्या हुआ? अब वो डरने लग गए बैंक की तरफ आने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा था? डरो मत, जिस जिसके पास ब्लैक मनी है वो आओ हमारे पास सबमिट करो, हम टैक्स काट लेंगे, हम उस ब्लैक मनी से माइनस कर देंगे तुम्हारा टैक्स जो बनता है, माइनस कर देंगे पेनल्टी, जो अमाउंट आएगा वो हम तुम्हें रिटर्न कर देंगे इन द न्यू करेंसी, वो तुमने व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर ली। तो ये क्या हुआ? डीमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, मतलब टैक्स को बहुत ज्यादा एडमायर किया गया कि नहीं टैक्स की चोरी मत करो, जो काला पैसा है वो तुम हमें सबमिट कर दो। नेक्स्ट फीचर इज डीमोनेटाइजेशन इज आल्सो इंटरप्रेटेड एज अ शिफ्ट on the part of the government indicating that tax evasion will no longer be tolerated or accepted. उन्होंने कहा कि यार अब आ गया ना डिमोनेटाइजेशन, अब ये मान के चलो जो तुम टैक्स इवेजन करते थे ना, टैक्स को भरते नहीं थे, टैक्स की चोरी करते थे, वो अब गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी। तुम टाइमली अपना टैक्स, आगे के लिए सबक ले लो कि तुम टाइमली अपना टैक्स पे करोगे, टैक्स इवेजन नहीं करोगे। बहुत लोगों की आंखें खुल गई थी जब डिमोनेटाइजेशन आया कि भाई अब तो भाई हराम का पैसा नहीं कमाएंगे, जितना कमाएंगे उतने पे टैक्स पे कर देंगे, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन में बहुत सारों बंदों का ब्लैक मनी बाहर निकल के आया। The next feature is demonetization also led to tax administration challenging savings into the formal financial system. Though much of the cash that has been deposited in the banking system is bound to be withdrawn, but some of the new deposit schemes
offered by the banks will continue to provide a base loan at a lower interest rate. इसमें इन्होंने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंजिंग सेविंग स्कीम्स बनाई, मतलब जो बैंक सिकुड़ गया था, उनके पास पैसे नहीं थे, अब बैंक के पास पैसे आने लग गए। यार देखो, अपनी इकोनॉमी में ना दो टाइप के बंदे होते हैं, एक जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, दे आर एम्पल ऑफ मनी, दे वॉन्ट टू सेव दैट मनी, और एक जिनके को रिक्वायरमेंट होती है, जिनको कहते हैं प्लीज हमें पैसा दे दो, हम कहीं इन्वेस्ट करके पैसा कमाएंगे, उनके पास लैक ऑफ मनी होता है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। तो हुआ क्या, बैंक वालों ने जिनके पास ब्लैक मनी था वो अपने पास सबमिट कर लिया, और हुआ क्या, जिनको वो पैसा चाहिए था उनको दे दिया, उनको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे दिया ताकि और इकोनॉमी में पैसा बढ़ सके। उनसे पैसा ले लिया, उनको कन्वर्ट कर दिया और आगे वाले बंदों को दे दिया जिनको रिक्वायरमेंट थी। कहोगे मैम बैंक क्या करता है? ऑब्वियसली जिनको पैसा दिया है उनसे तो लेगा 10% 12% इंटरेस्ट, और जिनसे पैसा लिया है उनको देगा कम इंटरेस्ट। तो जो बच जाएगा, बीच का गैप बच जाएगा, वो बैंक की क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। तो उसने यही कहा कि डीमोनेटाइजेशन से ये भी चीज अच्छी हो गई। लास्ट फीचर ऑफ डीमोनेटाइजेशन इज टू क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी। प्लीज अंडरलाइन दिस वर्ड, that is channeling more saving through the formal financial system and improving tax compliance. Though there are arguments against this, as digital transaction required use of cell phones for customer and point of sales machines for merchants, which will only work if there is an internet connectivity. On the contrary, these disadvantages are counterbalanced by an understanding that it helps the people into formal economy and thereby increasing financial saving and reducing tax evasion. लेस कैश मतलब कैश लाइट इकोनॉमी हो गई डीमोनेटाइजेशन की वजह से। मार्केट से सारा पैसा तो जा रहा था, गवर्नमेंट के पास जा रहा था, अब क्या करें, कैसे मार्केट जाएं, कैसे शॉपिंग करें, कैसे सामान खरीदें? तो किसका कंसेप्ट है? डिजिटलाइजेशन का। मतलब हमें सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो गया। अगर हमें 2 रुपए का सामान खरीदना है तो भी हम पेटीएम यूज करते थे, अगर 2 लाख का खरीदना है तो भी हम पेटीएम यूज कर रहे थे। डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी बहुत बढ़ावा दिया गया, जैसे फोन पे हुआ, गूगल पे हुआ, हमारा पेटीएम हुआ, अमेजोन पे हुआ, बहुत सारे डिजिटल जो है मर्चेंट्स क्रिएट हो गए। हुआ क्या इससे बेनिफिट? जो चीजें मैं छुपा के कैश में करती थी, अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे डिजिटल करना होगा, सब कुछ मेंशन हो गया, मैं टैक्स भी चोरी नहीं कर सकती क्योंकि अब सब कुछ रिकॉर्ड होने लग गया। क्योंकि मैंने डिजिटली करा हुआ है तो सब कुछ रिकॉर्ड होने लग गया, कुछ भी मैं इवेड नहीं कर पाऊंगी। तो इससे क्या हुआ, डिजिटलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, टैक्स इवेजन का जो चांस था वो भी कम होने लग गया। यार इन्हीं फीचर्स में से इम्पैक्ट निकल के आया कि यार डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट क्या रहा। सीरियसली कहूँ तो बहुत ज्यादा साल तो नहीं हुए, बट स्टिल जो अभी तक हमने फेस किया वो क्या फेस किया, डीमोनेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट आया डीमोनेटाइजेशन की वजह से। यार कैश ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड हो गई, कैश आई नहीं तो कैश ट्रांजैक्शन कम हो गई, बैंक के डिपॉजिट्स बढ़ गए क्योंकि हमें बैंक में पैसा जमा करवाना पड़ता था, और रिस्ट्रिक्शंस थी, हम अपने ही पैसे पे रिस्ट्रिक्शन थी कि हम विड्रॉल नहीं कर सकते, बस डिपॉजिट्स करवा दो, बट तुम्हें विड्रॉल एक लिमिट तक एक्सेप्टेड था। और तो और फाइनेंशियल सेविंग्स बढ़ गई। पता है देयर इज नो पब्लिक सेक्टर वेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं आया, देयर इज नो इफेक्ट ऑन पब्लिक सेक्टर वेल्थ, बट प्राइवेट सेक्टर वेल्थ जो है वो डिक्लाइन हो गई। क्यों? क्योंकि हाई डिमोनेटाइज्ड नोट्स जो है वो बहुत सारे रिटर्न नहीं करे गए गवर्नमेंट को। हुआ क्या, उन्होंने रियल स्टेट्स में पैसा लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि तब तक ना अभी रियल स्टेट में पैसा अलाउड था थोड़े टाइम के लिए, तो उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू कर दी। क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने की डिमांड बढ़ गई तो रियल स्टेट के प्राइस भी स्लैश डाउन हो गए डिमोनेटाइजेशन में, क्योंकि जो ब्लैक मनी था ना वो रियल स्टेट में जाने लग गया। डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, न्यू यूजर्स मार्केट में आ गए। पहले जो पेटीएम का देख रहे हो ग्राफ, 2016 के बाद ग्राफ कितना बढ़ गया, न्यू यूजर बढ़ते ही चले गए, सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो गया। और तो और द कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज्ड, बहुत अच्छे से इंक्रीज हुई, क्योंकि जो अनडिक्लेयर्ड वेल्थ थी, अनडिक्लेयर्ड पैसा था, वो डिक्लेयर होने लग गया, लोगों ने बताया और टैक्स पे करा। सो इनकम टैक्स कलेक्शन ऑल्सो इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन। ये सारे इम्पैक्ट हुए जो डीमोनेटाइजेशन की वजह से आए। Am I clear with the all
होल कंसेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। या डीमोनेटाइजेशन तो तुम्हारे सामने हुआ है, तुम बहुत छोटे भी नहीं थे, बट यस तुम्हें कुछ तो याद हुआ होगा ना, नोटबंदी नोटबंदी नोटबंदी। नोटबंदी क्यों हुई? ताकि हम सब जो करप्शन है, ब्लैक मनी है, टेररिज्म को जो फेक दिया जाता था, इलीगल एक्टिविटीज है, उनको मिनिमाइज कर सकें। नाउ होल चैप्टर इज ओवर। हमें बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब पता है, उसके फीचर्स, उसके इंपॉर्टेंस, उसकी डायमेंशन। फिर हमने दूसरा सेगमेंट पढ़ा जिसमें हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़े, एलपीजी पढ़ा, उसका इम्पैक्ट पढ़ा। अब हमने पढ़ा डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके इम्पैक्ट क्या है। पूरा चैप्टर हमने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट। गाइस ये कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो प्लीज कमेंट अस एंड यस ज्वाइन अस। ऐसा मत सोचो कि ज्वाइनिंग का क्या फायदा यार, सारी वीडियोस तो मिल रही हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ज्वाइन करने के बाद मिलेगी, जैसे हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स है, 1 मार्कर बुकलेट है, क्वेश्चन बैंक है, लाइव इंटरेक्शन है, लाइव केस स्टडीज है, केस स्टडीज की रिकॉर्डेड वीडियोज हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन करने के बाद ही मिलेगी।